नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। जिसका इंतजार पूरे देश को था, आखिरकार कल उसे पेश कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमृतकाल के पहले बजट की, जिसे मोदी जी द्वारा अब तक का सबसे अच्छा बजट घोषित किया गया है। इस पूरे बजट को देखने के बाद मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर सरकार अपनी नीति विकास को कैसे बढ़ावा देगी। अगर पूरे बजट में रोजगार कहीं है ही नहीं तो कैसा साथ और कैसा विकास भैया। सरकार एजुकेशन का बजट घटाकर विकास लाएगी या हेल्थ का बजट घटाकर। तो चलिए हम भारत में आम लोगों के लिए लाए गए बजट को आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देश में बजट को लाने के 3 कारण होते हैं। पहला, आने वाले साल में यानी कि 2023 से 24 तक भारत का क्या मेन फोकस है। दूसरा, भारत कितना पैसा कमाने वाला है। और तीसरा, भारत कितना पैसा खर्च करने वाला है और किस सेक्टर में करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या क्या लाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेन कड़ियां होती है किसी भी देश के प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो होती है एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। एजुकेशन में इस बार सरकार ने 2.51% का बजट सेट किया है, जो कि पिछली बार से कम है। पिछली बार इसका बजट 2.64 दिया गया था। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इस बार का बजट 1.98 है, जो कि पिछली बार से कम है। पिछली बार इसका बजट 2.20 दिया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इस साल इसे भी कम कर दिया गया है। इस साल इसका बजट 3.20 दिया गया है, जबकि पिछले साल इसका बजट 3.48 दिया गया था। रक्षा बजट की बात की जाए तो इसमें इजाफा किया गया है, हालातों को मद्देनजर रखते हुए हो या फिर दूसरी चीजों को, मगर इसमें इजाफा देखने को मिला है। पिछली बार ये बजट 5.25 करोड़ था, मगर इस बार ये 5.94 लाख करोड़ का। रूरल डेवलपमेंट की बात करें, जिसपे हमारा बहुत लंबा चौड़ा एरिया कवर होता है, जिसमें 80% लोग निर्भर होते हैं अपने काम के लिए, अपनी घर को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, उसका बजट 5.23 कर दिया गया है, जो कि पहले 5.81 था। एक साल में 5 केजी अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, जिसका खर्च पूरा गवर्नमेंट को निकालकर 1,97,000 करोड़ का आएगा। फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें सब्सिडी दी गई है। इसका कारण हमारा दूसरे जगहों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कम होना भी हो सकता है, क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी उसके बाद से थोड़ा सा इसमें दिक्कतें सामने आई हैं, तो इसको लेकर के भी सब्सिडी बढ़ाई गई है। फर्टिलाइजर्स पे 1.75 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई है। फूड सब्सिडी की बात करें तो 1.97 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई है। पेट्रोलियम की बात करें तो 2,300 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। मनरेगा बजट बहुत ही जरूरी होता है। ये कई लोगों की इससे उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसका बजट 60,000 करोड़ का दिया गया है, लेकिन क्या ये सही है? जितना गवर्नमेंट कहती है क्या वो उतना दे पाती है? गवर्नमेंट का कहना है कि मनरेगा के द्वारा लोग साल में 1,97,000 कमाते हैं, लेकिन ये डेटा कहाँ से सही है? क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट लगभग 48 दिनों का ही काम दे पाती है लोगों को, और उस 48 दिनों में कितने दिन उनको काम मिलता है और कितना नहीं मिलता है ये तो खैर सभी जानते हैं। और अगर मान लीजिए 48 के हिसाब से भी किया जाए तो उनका साल भर का 10,900 रुपए लगभग होते हैं, और अगर महीने का देखा जाए तो 900 रुपए के आसपास एक इंसान मनरेगा से कमाता है एक महीने में। ये किस तरीके का कैलकुलेशन गवर्नमेंट करती है और दिखाती है लोगों को, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में 30,000 नेशनल स्किल्स सेंटर्स खोलने की बात कही जा रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम रोजगार क्रिएट करेंगे, लोगों को उतना स्किल्ड बनाएंगे कि वो अपना रोजगार खुद खोजेंगे और बनाएंगे। 47 लाख स्टूडेंट्स को 3 साल का स्टीफन मिलेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोले जाएंगे। 7 सबसे बड़ी राहत जो इस बार के बजट में दिखाई गई है वो मिडिल क्लास को दी गई है। 7 लाख तक के जिसका भी एनुअल इनकम आएगा उन सभी के लिए वो सभी टैक्स फ्री होंगे, यानी कि उनको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बात ये है कि अब ये किसी भी कारण से हो, वो कोई आने वाला चुनाव हो या फिर गवर्नमेंट की वोट बैंक, लेकिन इससे लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ देखने को मिल रहा है लोगों में। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसमें 41,000 से 58,000 तक के जितने भी कमाने वाले लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा इनका सबसे ज्यादा रेशियो होता है हमारे देश में, इनको इससे निजात मिलेगी टैक्स से। और इसमें लगभग 5 करोड़ टैक्स पेयर्स आते हैं, उन सभी के लिए ये एक राहत की खबर है। इसके बाद बात करें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन 5 MMT में जो कि 2030 तक बनाने की बात कही जा रही है, इसके लिए 1,97,000 करोड़ का बजट फिक्स किया गया है। ऊर्जा की सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का बजट फिक्स किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि लाई गई है। ये एक अच्छा जरिया होगा रोजगार के लिए, इससे रोजगार पैदा हो सकता है। और हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि कितना पैदा होगा, लेकिन उम्मीदें हैं, उम्मीदें लगाना लोगों का काम होता है। 75,000 करोड़ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रेलवे का बजट 2,40,000 करोड़ रखा गया है। ई कॉमर्स की बात करें तो 7,000 करोड़ रखा गया है इसका बजट। एकलव्य मॉडल स्कूल जिसमें कि 740 स्कूल बनाने की बात कही गई है, उसके साथ साथ शिक्षकों की बहाली, 37,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अगर एकलव्य मॉडल स्कूल की बात करें तो इसको लेकर के 2017 के बजट में, 2016 के बजट में भी सरकार ने काफी चीजें कही थी जो कि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। और ये आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि 2024 तक जो ये बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें से कितनी चीजें आती है और कितनी नहीं आती है, और कितना सक्सेसफुली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर पाती है। क्योंकि आज तक इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उसमें से कितना कुछ हो पाया है वो शायद उंगलियों पे गिनाने योग्य है। तो ये सभी देख ही रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम जो टैक्स हटा दिया गया है उसकी बात करें, तो जिस तेजी से आरबीआई के रेपो रेट इंक्रीज हो रही है, आरबीआई का जो रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है, उससे लगता नहीं कि टैक्स हटाने का भी कोई फायदा है। क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो मिडिल क्लास फैमिली के लगभग लोग अपनी आधी चीजें ईएमआई पे लेते हैं। अगर वो ईएमआई पे चीजों को ले रहे हैं तो ईएमआई उनको पे करनी पड़ेगी, रेपो रेट बढ़ेगा तो ईएमआई बढ़ेगी उनकी, फिर सेविंग्स तो हो नहीं रही ना। फिर बात तो वही अटक जा रही है कि कंडीशन वही आके अटक रही है मिडिल क्लास की, कि उनके पास उनकी सेविंग्स ही नहीं हो रही, जो उनका आ रहा है वो वैसे का वैसे चला जा रहा है।